गरीब परिवार में मैं जन्म लेता हूँ भाई। आप उसको मिडिल क्लास फैमिली नहीं बोलेंगे। एक कच्चा सा मकान होता था, ऊपर खोलू रखे होते थे, बरसात के टाइम पे वो टपकते। क्षेत्र के जहाँ पे मैं रहता था वहां के हर बैंक में मैं घूम चुका था एजुकेशन लोन के लिए। साइकिल तक नहीं थी जेब में, पैसा तो दूर की बात है। मतलब कुल हर कोचिंग में ऐसा रेज्यूमे देता हुआ निकला कि भैया जॉब पे रख लो, नौकरी दे दो। उससे टाइम एट द एंड एक सेकंड तक नहीं लगाया। मैंने कहा मैं अब कल से नहीं आऊंगा यहाँ। फ्राइडे को वही वापस मैं रेज्यूमे लेकर सड़क पे घूम रहा था भाई। छोड़ दी और वापस सड़क पे हैं भाई, पैदल पैदल चल रहे हैं, हाथ में रेज्यूमे है। उसके बाद बच्चों के एक ही वर्ड थे कि इसी टीचर से पढ़ेंगे। वो साल मेरा जीवन बदलने वाला था। तो रात के 3-3 बजे 2-2 बजे तक, और हालात क्या थी कि आज मुझे संवेग पढ़ाना है तो मुझे संवेग ही आता है। ऐसा नहीं हमारे जीवन में कोई आया नहीं, इस दौरान आया उससे भी बोल दिया भैया। ये बात है उन दिनों की। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं कि 1992 में 10 जुलाई को मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, राजस्थान के में। दिल थाम के सुनिएगा बेटा। और एक गरीब परिवार में मैं जन्म लेता हूं भाई। आप उसको मिडिल क्लास फैमिली नहीं बोलेंगे। जहां ये होता था कि पिताजी खेती कर रहे हैं, हम लोग 3 भाई थे, मतलब 3 भाई हैं और एक बहन है। सबसे छोटा मैं हूं मेरे घर में। पिताजी खेती करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, पर अब भैया और संभालते हैं। जो सबसे बड़े भैया हैं वो संभालते हैं। जितने जीवन के आपने स्ट्रगल देखे हो, मैंने सारी चीजें मेरे जीवन में देखी हैं। मैंने सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अपना शुरुआती अध्ययन किया। उसके बाद मैं एक कस्बे में पढ़ने गया 10th में। उसके बाद 12th के बाद की मैं कहानी आपको बताता हूं। मतलब आप मानोगे नहीं, आज जो आप चीजें देखते हो पहले कुछ नहीं था मेरे भाई। एक कच्चा सा मकान होता था, ऊपर खोलू रखे होते थे, बरसात के टाइम पे वो टपकते थे। वो सारी लाइफ मैंने मेरे जीवन में देखी। वो कहते हैं कि आप गरीब पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब रहकर मर गए ना तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। 11th के बाद जब मैं 12th पास हो गया, तब मैं एक ऐसे दो बीच में चौराहे पे खड़ा था, एक ऐसे रास्ते में खड़ा हो गया जहां से पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करे भाई। और क्यों पता नहीं चल रहा था? क्योंकि उस टाइम पे एक एग्जाम हुआ करता था, आरपीईटी। AIEEE होता था, एक IIT JEE का होता था, ये तो सबको पता ही होगा। तो भैया 12th के साथ मैंने ये 2 एग्जाम दिए। 12th के साथ जब ये 2 एग्जाम दिए मैंने, तो मेरा इसमें भी नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ। 12th के साथ किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 11th पूरा साफ था, एकदम सपा चट्ट था बेटा। नील बटे सन्नाटा था 11th का। मैं इसलिए आपसे बहुत जोर देता हूं कि आप 11th में ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई। इसका मतलब है जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां आप नहीं करो। तो 12th के साथ ना तो मेरा ये निकला ना ये निकला। जेई का एग्जाम मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे खुद को पता था कि भैया 11th अपना निपटा हुआ है। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी वो गलती आप मत कर लेना। नहीं रहा, बीएससी छोड़ चुका था, बीएससी का एडमिशन कैंसिल, फीस भले ही जमा करा दी, जो भी था। फिर क्या किया, जब आप 1 साल प्रिपरेशन कर लेते हो एक बड़ी कोचिंग से, तो साल भर आप अपने रिश्तेदार हो गए, मिलने वाले हो गए, उनसे सबसे क्या कहते हो कि क्या कर रहा है, कि साहब तैयारी कर रहे, इंजीनियरिंग करेंगे IIT से। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वही लोग जब पूछते हैं तो आप उनको जवाब देने के लिए मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हो। तो फिर क्या किया आपने? अब साला इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बाद जब ठान लिया था कि इंजीनियरिंग करनी है, और अब बीएससी का एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करा दिया, और वापस बीएससी में जाना लाजमी नहीं लग रहा था कि अब बीएससी तो नहीं करना है। बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं मैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। फिर वापस आरपीटी दिया। आरपीटी का जो एग्जाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, आरपीईटी होता था, पीएमटी नहीं, आरपीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ये दिया। थोड़ी बहुत इसमें इतना भी अच्छा मार्क्स नहीं आया फिर भी, और एक प्राइवेट कॉलेज मिला जोधपुर राजस्थान का। जब मैं पहले साल वहां गया एडमिशन लेने के बाद, फर्स्ट ईयर का फीस मेरे घर वालों ने जैसे तैसे भर दिया भाई।
56,000 के आसपास फीस होता था एक साल का। मैं आपको बताता हूं, मेरे क्षेत्र के जहां पे मैं रहता था वहां के हर बैंक में मैं घूम चुका था एजुकेशन लोन के लिए। हर बैंक में एजुकेशन लोन के लिए मैंने कम से कम एक साल चक्कर लगाया भाई। मतलब पहले साल तो मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे एडमिशन दिलाया, खर्चा वर्चा जो भी है निकाल दिया, पर सेकंड ईयर में मेरे साथ ऐसा नौबत आ गया था कि अगर एजुकेशन लोन नहीं मिलता ना भाई तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ देता। पर आप कहते हैं ना कि आपने अगर किसी चीज को दिल से चाहा है तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देता है। एट द एंड पंजाब नेशनल बैंक में कोई मैनेजर चेंज होकर आए, उनको बैठकर मैंने पूरी बात सुनाई अपनी कि सर मैं पूरे एक साल से चक्कर लगा रहा हूं और अब हालत ऐसी आ गई है, हालत ऐसी आ गई है कि अब अगर पैसा नहीं मिला एजुकेशन लोन का तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं खेती वेती करूंगा सर। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए एक बार कोशिश 100% कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और आप मानोगे नहीं, मुझे एजुकेशन लोन मिल गया। एजुकेशन लोन मिलने के बाद जब मैं सेकंड ईयर में गया तब थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे साथ क्लियर होने लगी। जब मैंने पहले साल एडमिशन लिया था तब ऐसा लगता था कि साला जब हम ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तब हमें 1 लाख 1 लाख पर मंथ का जॉब मिलेगा। 2010 की बात बता रहा हूं, ये माइंडसेट बना के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा बेटा तब ये 50,000 बन गया कि 1 लाख का नहीं मिलेगा तो 50,000 का मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज था ना बेटा। थर्ड ईयर में पहुंचा तब सोचा कि साला कुछ नहीं 25,000 का तो मिल ही जाएगा। थर्ड ईयर से पास होकर जब फोर्थ ईयर में पहुंचे तब एकदम विजन क्लियर हो गया था मेरे भाई, एकदम क्लियर हो गया था, जॉब नहीं मिलेगा। मतलब इतने हालात बुरे हो गए थे उस टाइम पे इंजीनियरिंग के कि जैसे ही पास आउट होने वाले थे सबके माइंड में से, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे क्लास का जो टॉपर था उसका भी माइंडसेट एकदम क्लियर था भाई कि जॉब नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड ईयर में एक ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया था कि थर्ड ईयर में पता चल गया था कि सब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो सोच लिया था कि टीचर बनना है, टीचर बनना है। फोर्थ ईयर में पास आउट होके मैं निकला। 1 मंथ तक, 1 महीने तक, ज्यादा समय मैंने बर्बाद नहीं किया मेरा। हर बार जब भी मैं पास आउट होके निकला उसके बाद जब भी घर से कॉल आता था तो ये पहला क्वेश्चन होता था कि नौकरी का कुछ हुआ, नौकरी का कुछ हुआ। फिर एक दिन बैंक से कॉल आ जाता है कि अगले साल से आपको लोन का पैसा चुकाना स्टार्ट करना है। तो जो आपके हालात है वो हालात आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। 2,000 रुपए महीने में स्टार्ट किया, लगभग 2 से 3 महीने इसको पढ़ाया। फिर क्या हुआ, फिर भैया इसका एग्जाम हो गया, ये नौकरी खत्म। इसको पढ़ाने के लिए 10 रुपए लगते थे, ऑटो से जाता था, उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल जाता था, साइकिल तक नहीं थी जेब में, पैसा तो दूर की बात है, मतलब साइकिल तक नहीं थी मेरे भाई। 2-3 महीने में ये जॉब भी खलास। अब क्या, उसके बाद फिर आपका होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे जिसमें आपका बायोडाटा होता है, उसका इतना मोटा फोटोकॉपी कराया। क्या कराया, इतना मोटा फोटोकॉपी। उसमें लिखा होता है आपका नाम, एड्रेस, क्या किया हुआ है, क्या करना है, क्या क्या आपको आता है। और जोधपुर राजस्थान में मैं रहा 10 साल तक। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ जिम जाता था, उसकी बाइक में, नाम है उसका मोहम्मद शोएब। आज हम लोगों की इतनी बात नहीं होती फ्रिक्वेंटली, पर उस बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा जीवन में। इतनी सारी फोटोकॉपी करा के हर स्कूल, हर कोचिंग में एक ऐसे पूरा राउंड चक्कर लगा दिया पूरे जोधपुर के। हर स्कूल, हर कोचिंग में ऐसे रेज्यूमे देता हुआ निकला कि भैया जॉब पे रख लो, नौकरी दे दो। पर किसी ने नहीं बुलाया।
जोधपुर की एक कोचिंग थी, नाम मैं कोचिंग किसी का भी नहीं लूंगा, जिनमें भी मैंने काम किया। एक कोचिंग वाले ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको साहब 8,000 रुपये महीना देंगे और रहना खाना दे देंगे और आपको यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली उनका माइंड सेट था कि दो तरह के बंदे होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। एक होता है जो फैकल्टी के रूप में पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए जाता है, और एक होता है मैनेजमेंट संभालता है भाई। तो मेरा तो पूरा विजन जो था कि मुझे सिर्फ टीचर बनना है, मैंने जीवन में फिर सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। मैंने कभी जीवन में फॉर्म तक नहीं डाले। मैं गया, मैंने 1 महीना वहां पे साहब काम किया। अब कोचिंग वाले क्या है कि बड़े बड़े वादे कर लेते हैं भाई। गांव से बच्चों को लाते हैं पकड़ पकड़ के, हॉस्टल सुविधा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। गांव से 2 भाई बहन आए भाई, 10th पास होकर, उनका रिजल्ट तक नहीं आया था। और उन लोगों को मैंने, उन दोनों बच्चों को मैंने 15 दिन तक, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, 15 दिन तक दूरी और विस्थापन सिखाया। क्या सिखाया? दूरी और विस्थापन। देखो साइंस हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये आप भी मानते हो भाई। 15 दिनों तक दूरी और विस्थापन सिखाया बेटे। अब बात यह कि 15 दिन तक उनको ये 2 टॉपिक नहीं समझ आए कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। इसका 2 मतलब हो सकता है, या तो टीचर को पढ़ाना नहीं आता, या बच्चा लायक नहीं है, साइंस नहीं ले सकता। तो इस इंसिडेंट के बाद मैं उस कोचिंग के डायरेक्टर के पास जाता हूं और मैंने उनसे बोला कि सर बात ऐसी है कि मुझे 15 दिन हो गए पढ़ाते हुए, इनको दूरी और विस्थापन तक कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैंने कहा 2 बातें हो सकती है, या तो मैं नालायक हूं या फिर बच्चे लायक नहीं है साइंस के। तो इनसे बोलो कि कोई दूसरा सब्जेक्ट ले ले, जीवन में कुछ और अच्छा कर लेंगे। तो डायरेक्टर बोलता है कि आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, आप पढ़ाओ, बाकी हम देख लेंगे। मैंने उसी टाइम 1 सेकंड तक नहीं लगाया। मैंने कहा मैं अब कल से नहीं आऊंगा यहां, क्योंकि मुझे पता था कि जो बच्चे थे वो बच्चे दूसरा सब्जेक्ट लेकर जीवन में कुछ कर सकते थे। क्योंकि मैंने वो लाइफ देखी है भाई, मैं वही लाइफ जीकर आया हूं उनकी। वही गांव से आया था, मुझे क्या आता था क्या नहीं आता था, मैंने कितना मेहनत किया साइंस को पढ़ने के लिए। 11th में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो उन्होंने मुझे 5 बजे तक का बोला कि आप सोच लो एक बार, जॉब नहीं मिलेगी, बाहर जाओगे तो ये वो। मेरा जो डिसीजन था वो 5 बजे के बाद भी वही था कि मैं अब इस कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे अंदर से ये भी पता था कि मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है भाई, 8,000 रुपए की, और रहना खाना भी है भाई। अंदर से ये भी पता था कि बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं ये डर था। पर मैंने 5 बजे तक मेरा डिसीजन नहीं बदला। मैंने कभी भी जीवन में डिसीजन लेने में समय नहीं लगाया। मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने छोड़ दी भाई 5 बजे वो नौकरी। मुझे वहां पे टाइम हो गया था 1 महीना, लगभग 15 दिन। 15 दिन का जो भी मेरा पैसा बनता था, मैंने कहा सर वो 15 दिन का हिसाब कर दीजिए। कि कौन से 15 दिन? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जीवन में पलट के उस कोचिंग में वापस कभी नहीं गया। मेरा जीवन को बदलने वाला जो दिन था, उसके बाद फ्राइडे का दिन था। अगला दिन फ्राइडे था, मुझे आज भी याद है। फ्राइडे को वही वापस मैं रेज्यूमे लेकर सड़क पे घूम रहा था भाई, रेज्यूमे लेकर सड़क पे घूम रहा था, वही नौकरी की तलाश में कि साहब कहीं ना कहीं मिल जाए वापस। मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, वो कहता है कि कहाँ हो भाई? मैंने कहा यार वही पहले वहां था, उसको थोड़ी बहुत स्टोरी बताई, ऐसे ऐसी बात हुई। मैंने कहा छोड़ दी और वापस सड़क पे हैं भाई, पैदल पैदल चल रहे हैं, हाथ में रेज्यूमे है। कैसा कर एक स्कूल है जोधपुर में, एक स्कूल था, अभी भी है, वहां पे फिजिक्स के टीचर की वैकेंसी है, आप जाओ और ट्राई करो। मैं जाता हूं, वहां के डायरेक्टर से मिलता हूं। उन्होंने पूछा कि आप बताइए कितने साल से पढ़ा रहे हो? मैंने बता दिया उनको साहब कि साहब अभी से पढ़ाना स्टार्ट किया है और देख लीजिए। अब स्कूल में एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि स्कूल में कहानी, अगर आप दिल से पढ़ा रहे हो, टीचर आप भले ही स्टार्टिंग है, आपको कुछ नहीं आता है, पर आप अगर मेहनत करके जा रहे हो तो आप चीजें संभाल लोगे। अब मुझे डेमो क्लास के लिए भेजा गया भाई। क्लास में मेरा जो पहला डेमो था, मुझे आज भी याद है, मैंने क्या बताया कि
प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों मानते हैं। ऐसा नहीं है मुझे कोई और नहीं आता था, आता था, क्योंकि उस 1-1.5 महीना जब मैंने उस कोचिंग में पढ़ाया तब वहां मैंने मेहनत करी थी, कुछ चीजें तैयार करी थी, मैंने बेहतरीन तरीके से ये चीजें बताई पूरे आधे घंटे के लेक्चर में। जब मैं क्लास से बाहर निकल रहा था, जब मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता था, उसके बाद बच्चों के एक ही वर्ड थे कि इसी टीचर से पढ़ेंगे, जबकि कोई मुझे जानता नहीं था वहां पे भाई, उस क्लास में कोई बच्चा नहीं जानता था। तो मैंने जब क्लास से जब मैं बाहर निकला और जब मेरे पास उन्होंने बोला डायरेक्टर ने कि सर बच्चे आपका ही बोल रहे हैं कि आपसे पढ़ेंगे तो आप सैलरी वैलरी बता दीजिए, तो मैंने मन अंदर सोच लिया था भाई कि इन बच्चों ने जो मेरे ऊपर भरोसा जिताया है ना, तो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो स्कूल वाला कहता है कि साहब आपको 18,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 18,000। कहते ना ऊपर वाले ने सब प्लानिंग कर रखी आपके लिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। 8 से सफर कर लिया 18, 1.5 मंथ में। वो साल मेरा जीवन बदलने वाला था। क्लासेस स्टार्ट होते मुझे बैच मिलता है 11th 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों स्कूल थे, वो एक ही ग्राउंड में चलते थे, दोनों स्कूल एक ही बिल्डिंग में, इंग्लिश मीडियम। अब असली दौर यहां से शुरू होता है मेहनत का बेटा। अभी तक तो जो भी था ठीक था, कहते ना कि ऊपर वाला आपको मौका देता है, मौके सबको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे बुनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे बुनाया है मेरे दोस्त, वो आप पे डिपेंड करेगा। मुझे ये मेरी लाइफ का गोल्डन चांस मिला था और मुझे पता था कि मुझे इसको कैसे बनाना है। मैं जब पहली क्लास में गया ना बेटा, तब भी मुझे पता था कि मुझे नहीं आती है फिजिक्स, ना मैं कभी बुक लेकर गया ना कुछ लेकर गया। मैं हमेशा आज भी बिना बुक के क्लास में आता हूं और उस दिन भी बिना बुक के। पर क्लास से पहले घर की जो मेहनत थी, रात के 12-1 बजे, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, भले ही 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना भी खुद को बनाना है। ऐसा नहीं है कि खाना बाहर खा रहे, नहीं, खाना खुद को बनाना है। दिन में 6 घंटे की क्लास आपको लेनी है। 6 आवर तो पढ़ाना है स्कूल में, 4 क्लासें थी ना एक दिन की, 6 घंटे आपको पढ़ाना है। तो रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे तक क्या करता था? फिजिक्स को मान लो मुझे आपको संवेग पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? संवेग पढ़ाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ानी है। अब स्कूल में क्या होता था बेटा, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है। क्लियर है? और स्कूल में क्या होता है कि बच्चा दूसरा टॉपिक पूछता भी नहीं है। अगर आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया और हालात क्या थी कि आज मुझे संवेग पढ़ाना है, तो मुझे संवेग ही आता है, उससे आगे बच्चा पूछ लेगा नहीं आता था। पर इस संवेग या कार्य ऊर्जा प्रमेय को जब मैं पढ़ता था, पहले खुद ढंग से पढ़ता था, नोट्स बनाता था, इंग्लिश में, हिंदी में अलग से, दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद जो रफ कॉपी होती थी, रफ कॉपी में खुद को इतनी बार बिना देखे पढ़ा लेता था जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं बिना देखे क्लास में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। चाहे रात के 3 बजे, चाहे 4 बजे, पूरी रात जगना पड़े कि कल जो भी पढ़ाना है क्लास में, वो इतनी शिद्दत से तैयार कर लेना है कि क्लास में एक पन्ना तक नहीं पलटना पड़ जाए, कई फॉर्मूला नहीं भूल जाऊं। आप मानोगे नहीं कि मैंने 7 महीने में चारों क्लास में
सिलेबस कंप्लीट करा दिया और 7 महीने बाद मुझे पूरी फिजिक्स आती थी भाई, पूरी टोटल जो बोर्ड लेवल की फिजिक्स होती है वो कंप्लीट फिजिक्स मेरे यहां टिप्स पर थी। एक एक फॉर्मूला, एक एक डेफिनेशन सब एकदम रटी रटाई, हर चीज कहीं से कुछ भी पूछ लो उठा के। वो रात दिन की मेहनत, पर उस साल बेटा व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलाया, मोबाइल सब एक तरफ, सबको किनारे कर दिया। ऐसा नहीं हमारे जीवन में कोई आया नहीं इस दौरान, आया उससे भी बोल दिया भैया कि जिस दिन औकात बना लेंगे उस दिन लौट कर आएंगे। वो कहानी बाद में बताई जाएगी। उसके बाद मैंने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा भाई, ना कभी मैं जीवन में कहीं पे रेज्यूमे लेकर गया। उस स्कूल का जो डायरेक्टर था मेरे साथ बैठता था संडे को, क्योंकि मैं स्कूल में ही रहता था, स्कूल में ही पास में एक मकान था उसी का, तो उसी में मुझे शिफ्ट कर दिया था कि सर आप यही रहिए। मेरी मेहनत को देखकर वो बंदा इतना इंप्रेस हुआ भाई, हर संडे को हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, बढ़िया रिलेशन हो गया था। जब लास्ट में रिजल्ट आया तो पहले साल एक बच्चे ने 100 में से 97 मार्क्स फिजिक्स में लेकर आया। अब सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है जीवन में। डायरेक्टर का एक्सपेक्टेशन था कि साहब फिजिक्स में 100 में से 100 चाहिए। तो डायरेक्टर ने मेरे से एक बात बोले कि सर मजा नहीं आया यार, 100 में से 100 आने चाहिए थे और अपन अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये बात मुझे डायरेक्टर ने बोली। 100 में से 97, 90, 92 इतने तो बहुत सारों के थे भाई। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, पर एक वादा करके मैं वहां से निकला उस स्कूल से। मैंने कहा सर आपके सामने तभी आऊंगा जब 100 आउट ऑफ 100 बच्चा ले आएगा मेरा। तो पर अभी तो शुरुआत है बेटा कहानी की। जीवन में उतार चढ़ाव अभी तो कुछ देखा ही नहीं, ये तो शुरुआत है।